चलता है, ये रोबोट है, मैं लेके आया साफ सफाई के लिए। तो उसने वो पूरा अपने घर का स्ट्रक्चर समझाया, इटालियन वो वुड्स के साथ काम करना, सोफे भी ब्रांडेड और पता नहीं क्या क्या वो करके बोलता है। तो मैं उसे सिर्फ एक ही बात कह पाया, मैं कहा भाई इसका मतलब तू अपनी ज़िंदगी के 45 साल का हो गया, इसका मतलब तू तब से लेकर जब से कमा रहा था इन कंपनियों के लिए कमा रहा था, जिनको तू सारे घर वालों की कमाई तो इन कंपनियों के लिए पूछ दी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, बिल्डर के लिए और बाकी के उन सब के लिए। उसका बच्चा अभी ड्रग्स लेता है और मैं उसे पिछले 15 साल से कह रहा हूं, पिछले 15 साल से, नाम ले नहीं लूंगा अभी, तो 15 साल से मैं उसे एक ही बात कह रहा हूं कि तू अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम पैसा कमाने के लिए यूज कर रहा है। तेरा बच्चा घर में खराब हो रहा है, तेरे रिलेशन उसके साथ खराब हो रहे हैं, तो जब तेरे पास पैसा बहुत सारा हो जाएगा तब तू उस औलाद का क्या करेगा, तुझे मालूम भी है उसका क्या असर होगा। और वो मुझे एक ही जवाब देता है, मैं सब कुछ बच्चों के लिए तो कर रहा हूं। मैंने कहा तूने ये जो पैसा लगाया ये बच्चे पे लगाया क्या, कुछ कंपनियों को दिया? अब मैं जो तेरे घर में आया हूं तू मुझे दिखा रहा है मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, बच्चे के लिए क्या है इसमें? तेरा प्रेस्टीज है ना इसमें, तो तू अपनी बड़ाई कर रहा है, तू अपना पैसा लगाया, उस बच्चे के लिए तुमने क्या वक्त निकाला? निकालते तो हैं बच्चों के लिए वक्त, क्वालिटी टाइम। क्या होता है कि पूरा हफ्ता अगर अपने बच्चे से बात भी करने का टाइम ना मिले तो संडे को आपको मूवी ले जाएंगे, मॉल में ले जाएंगे, मैकडी खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, पिज्जा, यही है बस बच्चे के लिए, यही टाइम है। शॉपिंग करा देंगे, उसको मर्जी का सामान दिला दें, बस। बैठेंगे तो एक ही चीज पूछेंगे, नंबर कितने आए, कटे क्यों, पढ़ता क्यों नहीं, इतनी फीस ऐसे ही देते हैं, यही तो बात होती है। क्यों जी? घरों में अगर हम देखते हैं तो बच्चे के लिए आपने कब अपने अंदर बदलाव किया? बच्चे के लिए आपने अपने बोलने का तरीका कब बदला? बच्चे के लिए आपने अपना पड़ोस कब सुधारा? बच्चे के लिए आपने उसको काम करने के लिए कब एंगेज किया? बच्चे के लिए आपने उसके साथ मिलकर समाज का कौन सा काम किया कि बच्चे को यह सेंस आए कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है? पता लगता है कि बच्चे के लिए बाप के पास टाइम ही नहीं था, और फिर गड़ंग ठोकते हैं कि हम तो सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं है। प्लॉट लिया अपने लिए लिया, लोगों को दिखाया अपनी सुविधा के लिए दिया, गाड़ी ली अपने आने जाने के लिए ली, मोबाइल लिया अपनी सुविधा के लिए लिया, कपड़े लाए तो तुम्हारा बच्चा सुथर दिखे अपनी प्रशंसा के लिए लिया। उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात की वैल्यू कितनी है। उसकी बात की तो कोई वैल्यू थी नहीं। उसने कहा मुझे ये अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने कभी पूछा ही नहीं वो अंकल पसंद क्यों नहीं है, आपने तो सिर्फ इस बात पे डांटा कि तू नमस्ते क्यों नहीं करता। आपको वो बेचारा बता ही नहीं पाया कि ये मुझे अकेला देखते ही छेड़ता है। बहुत केसेस है मेरे सामने ये, जो मैं बच्चों से अंदर की बात पूछता हूं तो बताते हैं कि हमेशा कहते रहेंगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ने से जिंदगी बनती है, पढ़ना इतना बढ़िया होता है, ये क्यों नहीं पढ़ते अपने आप? अगर पढ़ना इतनी अच्छी चीज है तो अपने आप पढ़ लेना। पढ़ने से जिंदगी बनती हो तो अपनी बना लेना। कि हम तो पढ़ नहीं पाए, फिर आपने आप तो पढ़ नहीं पाए, फिर मेरे को क्यों कहते हैं? खुद तो टीवी के आगे बैठे रहते, मेरे को कहते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और फिर एंड ऑफ द डे फिर उनको, मां बाप को फिर कोई चाहिए जिसके ऊपर वो इल्जाम लगा सके कि इसकी गलती की वजह से मेरा बच्चा खराब हुआ। कोई चाहिए, जबकि असलियत यह है कि उसने कभी मुड़कर यह नहीं देखा कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहा हूं, मैं उसे क्या सिखा रहा हूं। और यकीन मानिए आपका बच्चा आपको हर कदम बताता है, हर मिनट बताता है कि उसे क्या चाहिए। बचपन से दिक्कत क्या होती है कि जब वो बच्चा बोलता नहीं है, उसकी मां उसकी सारी
चुपचाप किए हुए इशारों को भी समझती है। और जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है तो फिर उसकी वही मां या उसका बाप फिर उसको अपने हिसाब से बोलना सिखाते हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए, ये बोलना है। फिर उसके बाद जब बड़ा होता है तो लिखना भी अपने हिसाब से कहते हैं, लिखिए, ये लिखना है। अब वो अपना इस्तेमाल करना बंद कर देगा फिर ऑब्वियसली, जो आपने कहा वही करेगा, क्योंकि वो आपने एक्सपोजर ही नहीं दिया ना उसको। स्कूल से आते ही सबसे पहले होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। अब होमवर्क क्या करना है, तब भी मम्मी को टेंशन है कि फटाफट मुझे जो है फिर खाना भी बनाना होगा, फिर मुझे ये भी करना होगा, फटाफट फटाफट होमवर्क करवा। उस फटाफट में आधा काम अपने आप कर देती है कि गलत होएगा तो मैडम क्रॉस कर देगी। उसके बाद वहीं से शुरू हो जाता है सारा कष्ट। पापा मम्मी में से डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है, वो आधी जिम्मेदारी उस पर थोपने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। फिर वो कहता है कि मैं कैसे टाइम लगाऊंगा। फिर वो कहता है, मतलब वही सेम डिट्टो डायलॉग्स हर घर में। एक भी घर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिनके डायलॉग्स डिफरेंट होते हो और नतीजे भी डिट्टो। और आखिर में फिर हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। नशा ही नशा है चारों तरफ, पड़ोस में नशा है, गांव में नशा है, शहर में नशा है। कितने दिन बचाओगे अपने बच्चों को उससे? 18 साल की उम्र तक तो कैद करके रख लोगे घर में कि जमाना बहुत खराब है। 18 के बाद तो इसी कचरे जमाने में छोड़ोगे ना। लड़की हो या लड़का हो, अगर पड़ोसियों के हाथ में बंदूक है तो गोली भी लगेगी एक दिन, उनके हाथ में तलवार है तो तलवार चलेगी, चाकू है तो चाकू लगेगा, नशे का इंजेक्शन है तो वो भी आएगा, और अगर फूल होंगे तो वो भी आएगा। तो यानी कि अपने बच्चे पे काम करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पड़ोसी के बच्चे पे काम किया जाए। अगर उस पे काम नहीं किया तो अपने बच्चे पे नहीं कर पाओगे, यकीन मानिए, कभी नहीं कर पाओगे। और क्योंकि जब आप सबको देखना शुरू करोगे तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि क्या इन सबको एक साथ रखना संभव है। नहीं है तो गड़बड़ कहां है, गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाए, इसको कौन ठीक करेगा, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्या, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं तो कोई लेके आए। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कह दिया कोई नहीं सुनता जी बलारा साहब। मैंने कहा कौन नहीं सुनता, पहले ये बताओ। मैं सुनता हूं, मुझे सुना। क्या नहीं, क्या सुनना है बता, और मैं सुनूंगा पूरा और तेरे हिसाब से जवाब दूंगा। नहीं, कोई करता ही नहीं। क्या नहीं करता कोई, बताओ तो क्या करना है, करना क्या है, पहले ये तो बताओ। कौन है जो अपने बच्चे की बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख लेगा? उसको पता तो हो कि वो खुद ही बर्बाद कर रहा है अपने बच्चे को, उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि वो अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए गलत रास्ता तय कर रखा है उसने। अब मैं तुम ये डिसाइड करो, मैंने वहां पर एक कटोरी रखी थी खाली टेबल पे। मैंने कहा इस टेबल पे कटोरी को फूंक मार के हिला के दिखाओ। उसने फूंक मार के हिला दी वो कटोरी। वहीं पे भरी सब्जी की कटोरी रखी थी, मैंने कहा इसको हिला के दिखा दो फूंक मार के, नहीं हिली। मैंने कहा इस उंगली से हिला के दिखा दे, उसने वो हिला दी। मैंने कहा अब इसी उंगली से ये मेज हिला के दिखा, उससे वो नहीं हिली क्योंकि वो थोड़ी भारी मेज थी। अब मैंने कहा इसको हाथ से हिला के दिखा दे, हाथ से हिला दी उसने। इसी हाथ से तो ये बेड हिला के दिखा दे, भारी बेड था वो नहीं हिला एक हाथ से। दोनों हाथों से हिला के दिखा दे, उसने दोनों हाथों से हिलाया तो भी नहीं हिला। मैंने कहा तुम दोनों हिला के दिखा दो, उन्होंने वो दोनों ने जोर लगाया तो वो हिल गया बेड। मैंने कहा तुम दोनों के दोनों इस दीवार को हिला के दिखाओ। तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज को हिलाने के लिए अगर काफी नहीं है तो तुम जिंदगी भर लगे रहना, वो चीज नहीं हिलेगी। कैसे हिलेगी यार? उसको जितना जोर चाहिए लगाने के लिए, जितना उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा उतना तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं आज आपके बीच में आया हूं, 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे का भाषण पेला, 2-4 बात करी और बदल गई दुनिया। ऐसे थोड़ी होगा।
ये तो प्रोसेस है, शुरू करेंगे, समझेंगे सामने कितनी बड़ी समस्या है, समाधान करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, वो शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी पहले, और नहीं होती तब तक जोर लगाते रहना पड़ेगा। शक्ति को अर्जित करने में या कुछ भी करने में रास्ता नहीं है, मुझे तो समझ में आता है, इसके अलावा कुछ और। भाई मुझे यह समझ में आ गया कि यह रास्ता गलत रास्ता है, तो मैं तो नहीं चलूंगा भाई। जब मुझे स्कूल में समझ आया, सरकारी स्कूल में, तो मैंने तो छोड़ दिया। मुझे जब अपने इंस्टीट्यूट्स पे समझ में आया, मुझे तो छोड़ दिया। जब चीज समझ में आई कि ये सबके लिए गलत है, इसमें से मेरा फायदा हो रहा है, इसका नुकसान है, मैं नहीं करूंगा ये काम। जब मुझे ये पता लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें सबका फायदा है, वो काम करेंगे, दिल खोल के करेंगे, बिना किसी उम्मीद से करेंगे, और उसमें मजा आता है। अब यही करने के लिए मैं बना हूं और मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने दिन का एक मोमेंट भी खराब नहीं करता, एक सेकंड भी खराब नहीं करता। तो मैं अपने 24 के 24 घंटे एंजॉय करता हूं और टू द फुल करता हूं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जिसमें मुझे आनंद आ रहा है। और मुझे नहीं मिलता आसपास कोई आदमी जो 24 के 24 घंटे आनंद में रहता हो, जो पूरे मजे में रहता हो, कोई चक्कर नहीं, कुछ मिले ना मिले, फायदा होए नुकसान होए, इन लोगों को समझ में आए ना आए, ये काम करें ना करें, करेंगे तो भी फायदा, ना करेंगे, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई भाई ईमानदारी से, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं कसर छोड़ेंगे। हां, बॉल अब आपके पाले में है, आप नहीं जोर लगाओगे तो गलती अब आपकी है, अपनी नहीं है। अपन फुल बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए कि गलती हो गई तो उसको सुधार लेंगे। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैं कहीं पर घूमने के लिए हम निकले, मैं और बेटा, और वहां उसे एक इलेक्ट्रिक कार नजर आ गई। उसने मुझे बोला कि पापा, वो उसको ऐसे देख रहा, तो मैंने कहा बैठना है इस पे? बोलता है हाँ बैठना है। मैंने उससे पूछा, उसने बोला 4 मिनट के 40 या 50 रुपए। मैंने कैलकुलेट किया, यार 4 मिनट में तो बंदे को नहीं मतलब मन भरेगा इसका, और ये तो 20-25 मिनट लगा रहेगा, और इसमें 300-400 रुपये लग जाएंगे। अब ये बात तो आज से मैं 12 साल पहले की बता रहा हूं, जब ये 3-4 साल का रहा होगा। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा थोड़ा बहुत रेट कम कर ले भाई, थोड़े ज़्यादा टाइम बिठा दूंगा। बोला ना जी यही रेट है। फिर मुझे लगा कि मेरा बेटा जब भी यहाँ आएगा ना, इसी के चक्कर में आएगा, फिर अगर इसको ये इतनी पसंद आ गई तो। अब मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया, मैं उसे वहां बिठाऊं कि ना बिठाऊं। मुझे भविष्य में आने वाले खर्चों की भी चिंता कि ये हर बार मांगेगा। फिर मैं ये भी सोच रहा हूं कि और मैं किसके लिए कमा रहा हूं, अगर मैं इस पे नहीं खर्च कर सकता तो। फिर मैं ये भी सोचता हूं कि अगर ये इसी पे बैठेगा तो फिर बाकी चीज कब देखेगा, घूमेगा, फिर ये इसी पे चक्कर में रहेगा। मतलब मैं कंफ्यूजन में हो गया, और मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा बेटा पैसे नहीं है मेरे पास। वो बोलता क्यों, आपको सैलरी नहीं मिली? मैंने कहा नहीं मिली। चलो ठीक है फिर रहने दो। मैं कहा चलो घूमने चलते हैं। बोलता नहीं मैं तो यहीं बैठा हूं, आप जाओ। अब वो वहां पर चल रही है और वो सीढ़ियों पर बैठ गया बेचारा, और उसको देख रहा है। हम आधे पौने घंटे में आए, वो वहीं बैठा बैठा उसको देख रहा था, निहार रहा था बड़ी दया दृष्टि से। मैं दूर से देखा, पूनम बोलती मेरी घरवाली, आपने ना बच्चे का दिल दुखा के अच्छा नहीं किया। मुझे भी दया सी आई, मुझे लगा कि यार गलती तो हो गई मेरे से, हैं क्या करूं। मैंने कहा छोड़ यार पूनम, थोड़ा सब्र करना सीख लेगा, छोड़ कोई नहीं, फिर देखेंगे। और मैं उस बच्चे को बिना उस रिक्शा पर बिठाए घर आ गया। मुझे अंदर से दर्द आ रहा है कि मैंने गलती करी, मैं इसको इतना तो कर ही सकता था। फिर मैंने दोनों तरफ का सोचा, मैंने कहा छोड़ो, समय के साथ जवाब मिल जाएगा इसका, कोई चक्कर नहीं, छोड़, ऐसे करके और मूव ऑन हो गया मैं। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद जब वो भी भूल चुका, मैं भी भूल चुका, मैं अचानक से चंडीगढ़ एक मॉल में था, वहाँ मुझे एक कार दिख गई वैसी, उससे भी बड़ी। तो मैंने पूछा ये कितने की है? उसने बोला 7-8 हज़ार की। मैं कहा सबसे बड़ी कितने की है?
बोला 10,000 की। मैंने कहा वो सबसे बड़ी दे दे। जो उसके पास सबसे बड़ी थी वो मैंने उसके लिए कार ली। फिर मैंने उसके अंदर दुकान पे जाके एक बड़ी बैटरी लगवाई, 3-4 बैटरियां, फिर उसका अलग से चार्जर बनवाया कि खत्म ही ना हो, लगा रहे घंटा, नहीं तो उसमें थोड़ा सा टाइम की चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक जो होती है। और मैंने पूरा जुगाड़ करके और फिर मैंने घर पे फोन मिला दिया। मैं एज ए पेरेंट जो है ना खुश हो रहा हूं कि आज मैंने अपने बच्चे के लिए ना इतना बड़ा त्याग कर दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी चीज के लिए उसको फोन किया, और मैंने फोन उठाते ही मैंने बोला उसकी मां को कि विनी से बात कराना मेरी। विनी ने फोन लिया, हाँ जी पापा जी। मैं कहा विनी आपके लिए चंडीगढ़ से क्या लेके आऊं मैं। और जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, मेरे दिमाग में माथा ठनका और मैंने अपने माथे में ऐसे हाथ मारा, और तेरे की गलत सवाल पूछ लिया बच्चे से। अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मैं तेरे लिए कार लेकर आ रहा हूं, तो ये मेरा इंतजार नहीं करेगा, ये कार का इंतजार करना शुरू कर देगा। मैं उससे पहले लाइफ में उसके लिए बाहर से कभी कुछ नहीं लेकर गया था। मैं हमेशा एक बात ध्यान रखता था कि मैं घर जाऊंगा, उसको साथ लेकर के कुछ भी सामान लेकर के आएंगे, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। उसको कुछ भी पसंद है तो उसको साथ लेके जाऊंगा, उसके लिए बाहर से नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो सामान की वेट करता रहेगा। और उस दिन मुझे समझ में आया कि तूने ये गलत सवाल पूछ लिया। मैं आवेश में आकर पूछ गया, बट जो उधर से जवाब आया उसने मुझे बोला आप बताओ ना कितने बजे आओगे। वो मुझे संतुष्ट कर गया। मैंने उसको बताया कि मैं अभी 3 घंटे मुझे लगेंगे, आप तो तब तक लेट हो जाओगे, आप सो जाना, हम सुबह बात करेंगे। तो कह करके मैंने बात रख दी। और उस दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद जिससे पूछूंगा नहीं तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो मैं वो कार भी ले गया, उसको मज़ा भी आया कि मेरे लिए कार आ गई। वो घर में ही आई मिली उसे, उसको ये नहीं पता चला कि पापा लेकर के आए। मैं कहा आपके लिए नई कार आई है, मैंने ये कह दिया। कौन लाया? मैं कहा मैंने बोला था किसी अंकल को, वो दे गए थे। और उसने फिर उसको पूरा एंजॉय किया, मेरा भी अपराध बोध कम हो गया। यहां से मुझे सिर्फ एक मैसेज समझने को मिला कि मैक्सिमम लोग, माँ बाप अपने बच्चे को ये दिखाने के लिए कि हम तुझसे प्यार करते हैं, हमेशा उसको चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। कभी उसके लिए चॉकलेट लेकर के जाना, कभी उसके लिए उसकी फेवरेट कोई आइटम लेकर के जाना, और वो हमेशा अपने बाप की बजाय सामान का इंतज़ार करता हुआ मिलता है। बाप जाता है तो सबसे पहले उसे पूछते हैं वो नहीं लाए, कभी जा करके उसकी जब्ती नहीं पाते वो। और हम धीरे 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 उसको चीज़ों के साथ ही जोड़ते रहते हैं। फिर उसके लिए गेम लेना हो, PS2 लेना हो, ये जो मोबाइल पकड़ा रखा है इसके हाथ में ये है, फिर उनको लगता है कि ये भाड़ में जाए, हमको पीछा छुड़ाने के लिए ठीक है चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं तो कान खाएगा। क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एंगेज करके रख लें। हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो हमने इसको दे रखा है इसका क्या है। इसका खेल बहुत गजब है, मोबाइल का खेल बहुत गजब खेल है। शायद आपको नहीं मालूम है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सिनेमा का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का जो पेटेंट है उसका नाम है पेटेंट का माइंड कंट्रोल यूनिट। माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से ही पेटेंट है ये। जो पहले टीवी में वो ट्यूब आती थी ना, पहले ट्यूब वाले टीवी आते थे, वहाँ से चला था इसका पेटेंट होना, और उसका नाम था माइंड कंट्रोल यूनिट। वहाँ से जो रेज निकलती थी उस ट्यूब में से, वो देखने वाले के, अगर देखने वाला ऐसे सामने बैठा है तो देखने वाले के पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक करती थी। तो जो आदमी उसको देख रहा है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होती चली जाएगी। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, माओ को पता है, माँ यहाँ कागा बोलती है इसको, है ना, आप लोग बोलते हैं काग काग, या हम लोग काग बोलते हैं हरियाणा में, छोटा दिमाग भी बोलते हैं। जो बच्चा छोटा होता है तो नरम सा होता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर वो जो हिस्सा है वो आदमी को सोचने समझने की क्षमता देता है। तो यदि कोई चीज उसके ऊपर अटैक करेगी तो आप सोचने समझने की क्षमता
धीरे धीरे खत्म करते चले जाओगे। चालू ही वहां से हुआ। मुझे कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक तजुर्बा है, छोटी सी बात है। दो व्यक्ति हैं, ये ए ये बी। ए ने बी को मारा, ठीक है जी, बोलना जरा एक बारी। ए ने बी को मारा। किस किस ने ए ने बी को मारते हुए देख लिया दिमाग में कि ऐसे मारा? देखा किसी ने? देखा? बताइए। है खाली सुना, लेकिन किसी ने ए को एक आदमी मान लिया। कोई तो होगा इस सभा में जिसने ए को एक आदमी मान लिया होगा, बी को कोई दूसरा आदमी मान लिया होगा और उसने उसको मारते हुए अपने दिमाग में इमेजिन किया। है कोई यहां पर? कोई हाथ खड़ा करेगा? 1 2 3 3 लोग हैं जिन्होंने इमेजिन किया। ना मैंने ए का नाम बोला, ना मैंने बी का बोला, इन्होंने इमेजिन किया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या देखा मारते हुए? कैसे मारा? चांटा मारा। आपने क्या देखा मारते हुए? हैं? चांटा मारते हुए। आपने क्या देखा? तीसरा कौन था? पीछे से मार रहा है, जैसे हम दोस्तों को मारते होते हैं ऐसे। उन्होंने चांटा मारा, उन्होंने पीछे से मारा। इनके पास सोचने की क्षमता थी, इनकी मर्जी थी, वो उसको सोचे कि ना सोचे। ए को लड़का सोचना है, लड़की सोचनी है, थप्पड़ मारते हुए सोचना है, डंडा मारते हुए सोचना है, बंदूक का बट मारते हुए सोचना है, लात मारते हुए सोचना है, जो मारते हुए सोचना है, जान से मारते हुए सोचना है। आपके पास अपनी अकल है कि आप क्या सोचना चाहते हैं, या अपनी अकल है कि आपने ए और बी बोला? ए और बी तो मानस ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो मैं नहीं सोचता आपकी बात। जो आपने कहा मैंने वो सुन लिया, बात खत्म। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ सुना। ये आपकी अकल थी ना, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। सबने किया, क्यों जी? सबने किया। ए ने बी को मारा कि नहीं मारा, अपने वो कौन थे, क्या थे, कैसे मारा, आपकी अपनी अकल थी, अपनी समझ थी, क्योंकि मैंने बोल दिया, एक कुछ दिखाया नहीं। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, एक आदमी ए है जिसकी छाती पे ए लिखा है, दूसरा बी है, और वो उसको डंडे से मार रहा है, और मारने के बाद खून निकले। क्या आप अपनी अकल लगा करके सोच सकते हो कि उसने कैसे मारा था? सोचोगे क्या? क्योंकि आपको दिख गया कैसे मारा था। आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो चीज होते हुए दिख गई, ऐसे हुई थी, तो आप ऐसे ही देखोगे। तो अगर किसी कहानी को शब्दों में बोला जाए, किताब में पढ़ा जाए और टीवी पर देखा जाए, क्या तीनों बराबर हो सकती हैं? सोचने समझने की क्षमता केवल 2 जगह पर इस्तेमाल होगी, जब आप उसको सुनोगे तब, जब आप उसको पढ़ोगे तब। यानी आपके बच्चे के दिमाग का विकास केवल और केवल किताब कर सकती है, स्क्रीन कभी नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 1, यह पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, क्योंकि ये माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से दर्ज है। अब इसको छोड़ दो, माइंड कंट्रोल का छोड़ो। आप में से अगर किसी ने मेडिकल एग्जाम में अपीयर हुआ हो तो आपको एक चीज पता होगी जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नाम सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करेंगे, किस किस ने सुना है? 4-5 लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस सुना है। जिन्होंने नहीं सुना मैं बताता हूं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगे होते हैं कलर्स के सामने स्क्रीन पर, उसी के अंदर दूसरा हल्का सा कलर एक और छुपा होता है, हल्के से डॉट्स होते हैं। तो कलर के अंदर दूसरा कलर देखना होता है। अगर किसी आदमी की कलर ब्लाइंडनेस हो तो उसको वो एक ही कलर नजर आता है, जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं उसे वो दूसरा कलर भी दिख जाता है, और वो बता देता है बीच में कोई एक्स है, बीच में कोई सी, कोई अक्षर, कुछ इस टाइप का, कुछ भी मतलब डिफरेंट कोई शक्ल। ये होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर के अंदर कलर। तो क्या आपको मोबाइल कंपनियां नहीं बताती 4K कलर्स हैं कि 16,000 कलर्स हैं
कि 10,000 कलर है स्क्रीन में, बताते हैं किस कलर में क्या कलर छिपा हुआ है आपको नहीं मालूम है। कलर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एक कलर थेरेपी भी होती है और मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। कलर थेरेपी, कलर से आपकी बीमारियों का इलाज होता है। आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है तो आपके शरीर के किसी हिस्से पर एक पर्टिकुलर कलर लगाने से वो पेन, दर्द ठीक हो जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को सर में दर्द था, मेरे एक जानकार ने, मेरी एक बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे एक मार्कर निकाला, नॉर्मल सा मार्कर ये हरे रंग का, और ऐसे करके यहाँ हथेली पे टिक किया और बोला आंख बंद करके खोलोगे इतने में और चित्त गया, सर दर्द खत्म विद इन मतलब सेकंड्स, 1 मिनट से पहले पहले खत्म। मैंने कहा ये तो मैजिकली काम कर रहा है कलर, कलर इतना जबरदस्त काम करता है। हिप्नोटिज्म के अंदर कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे रिवॉल्विंग कलर्स होते हैं, ठीक है। साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। 1965 में रेडियो और टेलीविजन से एक पूरी बड़ी पॉपुलेशन को हिप्नोटाइज किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में। हमारे यहां तो टीवी आया भी नहीं था उन दिनों में। उस टाइम पर इसका प्रैक्टिकल हो चुका कि दूर बैठा आदमी टीवी से हिप्नोटाइज कर सकता है और जो वो कहेंगे वही करेगा, जैसा वो कहेंगे वैसे ही सोचेगा। वो मैंने आपको स्क्रीन का एक एग्जांपल बताया, जैसा आपको दिखाया जाएगा आप वैसा सोचेंगे, सिंपल। आप आपके पास अकल नहीं होगी सोचने की। अब इसका एक और खेल होता है स्क्रीन का। स्क्रीन के अंदर जब कोई बच्चा क्या कोई भी, मान लो जैसे मैं हूं अभी यहां पर आपको कोई बात कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, मुझे लगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया, तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हैप्पीनेस आएगी, मैं बड़ा खुश होऊंगा। उसका रीजन है डोपामिन रिलीज होना। मां जब बच्चे को दूध पिलाती है, जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं जिसमें हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन, तो हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। जब हमें वो खुशी मिलती है तो हम उस काम को दोबारा फिर करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज से हमें खुशी मिलेगी उसे हम बार बार करना चाहेंगे। मोबाइल जब कोई बच्चा देखता है, स्क्रीन को जब कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, आप भी बड़े भी देखते हो, तो उससे डोपामिन रिलीज होता है, उस बच्चे को मजा आता है। जब उसमें गेम खेल रहा है और विनिंग वाली फीलिंग आती है कि मैं जीत रहा हूं, तो उसमें वो विनिंग वाली तो डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो मतलब उसको खुशी मिल रही है। लेकिन इस डोपामिन की खासियत क्या है कि टीवी पे या मोबाइल पे अगर आपका बच्चा 15 मिनट तक देख रहा है, तो जितने अमाउंट की उसे हैप्पीनेस मिलेगी, जितने अमाउंट की उसे खुशी मिलेगी, वो 5-4 दिन के बाद 15 मिनट में नहीं मिलेगी। तो जब उसकी मम्मी शुरू में कहा था 15 मिनट के लिए मिलेगा सिर्फ, तो 15 मिनट के लिए मिल गया, तो 5-4 दिन के बाद जब उसकी मम्मी कहेगी कि टीनू 15 मिनट हो गई बेटा, फोन दे दो, तो टीनू का एक ही जवाब आएगा, मम्मी 5 मिनट और। यही जाएगा। फिर वो 5 मिनट मम्मी सोचती है कोई बात नहीं, 5 मिनट और, तो उतनी ही खुशी के लिए उसे 5 मिनट और चाहिएंगे। थोड़े दिन के बाद वो उस 5 मिनट में भी उसका गुजारा नहीं होगा, फिर वो कहेगा मम्मी 5 मिनट और। ये 15 मिनट कब आपके बच्चे के 2 घंटे बन जाएंगे और कब ये उसके 5 घंटे बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उतना ही डोपामिन अब 5 घंटे में निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। उतनी खुशी अब उसको 5 घंटे में रिलीज हो रही है। उसको गेम किस टाइप के मिल रहे हैं? 3-4 टाइप के गेम्स है उसमें। या तो 3 पत्ती टाइप का गेम है आपके फोन में, या फिर वो बंदूकों वाला गेम है जिसमें गोलियां चल रही है, अगले के गोली लग रही है, ब्लड निकल के दिख रहा है, पड़ रहा है और वो खुश हो रहा है। आपका बच्चा आतंकी बनने के लिए तैयार हो रहा है। ऑब्वियसली जब आपका बच्चा बंदूक चला करके खुश होता है, डोपामिन रिलीज होता है, तो अगले भविष्य में उसको बंदूक पकड़ाएंगे तो सामने वाले को ठोकने में उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ब्लड वो पहले देख चुका और ब्लड गिरने से उसको खूब पॉइंट्स मिलते हैं, उसको मजा आता है। तो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा 4-5 घंटे में। फिर एक दिन आएगा जब आप पूरा दिन घर में नहीं हो, तो आपका बच्चा पूरा दिन भी फोन पर बैठा रह सकता है,
पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेल सकता है, पूरा दिन लैपटॉप पे PS2 पे गेम खेल सकता है, पूरा दिन कार्टून देख सकता है, पूरा दिन टीवी देख सकता है। उसको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि उसने पूरा दिन लगा दिया। और जब वो दौर आएगा, इसके बाद टीवी स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन उसको खुश नहीं कर पाएगी। उससे अगला स्टेप होगा नशा, क्योंकि तब उसको केवल नशा ही डोपामिन रिलीज करेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो ये मोबाइल आपके बच्चे को दिया जाता है, ये उसको एक पोटेंशियल नशेड़ी बनाने के लिए दिया गया है, योजनाबद्ध तरीके से। मैं अपने बच्चे को 11वीं में है मेरा बेटा, 10वीं में जब उसके बोर्ड के एग्जाम थे और लॉकडाउन था, तो भी मैंने उसे एक ही बात कही थी, फेल हो जाना आई डोंट केयर, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। होमवर्क आया है, अपनी माँ को बोलो जो आए हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के देगी तुझे, कागज से ही पढ़ना है, कि स्क्रीन से नहीं पढ़ेगा, एक अक्षर भी नहीं पढ़ेगा स्क्रीन से। पढ़ने के लिए जो तुझे पढ़ना हो प्रिंट आउट निकाल और किताब से पढ़, यहां से पढ़, जितने मर्जी पेज खराब कर, जितने मर्जी प्रिंटर की शाही खत्म कर, आई डोंट केयर, बट स्क्रीन से नहीं पढ़ेगा। आज भी उसके पास वो कीपैड वाला फोन है, अगर कभी बाहर जाता है तो टच वाला फोन नहीं है। उसको मैं एक ही बात बोलता हूं, एक तरफ जहर की पुड़िया रखी है और एक तरफ मोबाइल रखा हो, तो बेटा हाथ जोड़ के विनती है, जहर खा लियो, मोबाइल मत खाइयो, क्योंकि अगर तुम मोबाइल का आदी हो गया तो आखिर में तुझे जहर ही खाना पड़ेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि फिर वो सारे घर के बर्तन बिकवाने के बाद खाएगा। जब नशेड़ी हो जाएगा तो आपके घर के सारे बर्तन बिकने के बाद फिर खाएगा वो, नहीं तो आपको मारेगा, नहीं तो खुद मरेगा। ये सीधी सी बात है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और ये मोबाइल हर घर तक पहुंचाना एक साजिश का हिस्सा था। ये आपको समझने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन आज आपको मजबूरी बताएंगे, क्या करें, इसके बिना काम ही नहीं चलता, पैसे इसी में पड़े रहते हैं, सारे काम इसी में होते हैं, होमवर्क इसी में आता है, व्हाट्सएप चैट फटाक से बात हो जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता वो सब बात करने से और वो जो टाइम आप लगाते हो उससे आपकी घर कितने टूट रहे हैं। आपके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो व्यक्ति घर का जितना ज्यादा समय स्क्रीन पर लगा रहा है वो उतना ही चिड़चिड़ा है, उतना ही अकेला है, उतने ही अकेलेपन में जी रहा है और उतना ही वाहियात बिहेव करता है। उसके पास परिवार के लिए कोई टाइम नहीं है। तो कल आपके बच्चे भी जाएंगे, तो आपको सबसे पहले इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, भाई खाना खा या ना खा, पढ़ या ना पढ़, फेल हो या पास हो, मोबाइल नहीं मिलेगा बस। मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा, करना तो आपने ही है, देखो इट्स नॉट माय जॉब, मुझे तो सिर्फ इतना है कि मैं तो बता सकता हूं आपको कि ये एक चीज है, फिर दूसरी चीज है, फिर तीसरी चीज है, फिर चौथी चीज है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आज केवल हमारा पहला दिन है और आज हमारी बातचीत शुरू हुई है, ये बात खत्म नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। आज 20 साल हो गए मुझे इस साइंस पर काम करते हुए, इस पर बात करते हुए, और मुझे कई मेरे साथी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, आपके जैसा कितने दिन में बन जाऊंगा, या आपके जितना कितना सीख जाऊंगा। तो मैं उसे एक ही बात कहता हूं, मेरे जितना तू कभी नहीं सीख पाएगा, कभी भी नहीं। उसका कारण यह है कि जितना मैं आज सीखा हुआ हूं ना, कल को मुझे फिर नई चीज सीखने को मिलती है, तो तू जब तक यहां तक पहुंचेगा इतना मैं और कुछ सीख लूंगा। क्योंकि रोज जब आप ये कहते हो ना कि पूरी दुनिया में हर बच्चा अलग है, इसका मतलब नई फैमिली आते ही, नया कपल आते ही एक नया केस आता है और एक नई बात निकल के आती है। हर बार पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं रोज नई चीज ना सीखता हूं। तो जब आप अपने बच्चे को लेकर के आप अपनी ऑब्जर्वेशन को तेज करोगे, जब आप अपनी समझ को डेवलप करोगे, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करोगे, तो आपको अपने बच्चे से, अपने समाज से और अपने आसपास और पड़ोस के बारे में रोज नई चीज पता चलने शुरू होगी। इतना बड़ा एरिया है और इस पे बैठ करके सामूहिक चर्चा किए बिना, सामूहिक बातचीत किए बिना और उसके ऊपर एक्शन लिए बिना कुछ नहीं होने वाला।
समाज तय करेगा। आज आपने बैठ करके जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस पड़ोस में आप रहते हो, माँ बाप को बुला करके उनको अगर समझाओगे कि भाई ये चीज बर्बाद हो रही है, एक काम कर लेते हैं, मोबाइल से पीछा छुड़ाना मुश्किल है पर एक काम कर लेते हैं, एक दिन ऐसा रख लेते हैं जिस दिन घर का कोई मेंबर मोबाइल यूज नहीं करेगा। एक दिन तो देख लेते हैं, पहले 1 घंटे से ट्राई करके देख लेते हैं, पहले 5 घंटे से ट्राई करके देख लेते कि 5 घंटा घर का कोई मेंबर मोबाइल यूज नहीं करेगा। भाड़ में जाओ, मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड पे है, क्या फर्क पड़ रहा है? पड़ा हुआ है, क्या आग लगी हुई है? मैं डॉक्टर नहीं कि मैं फोन पे जान बचा दूंगा, मैं पुलिस वाला नहीं हूं कि मेरे से चालान बचा दूंगा, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे कोई काम इमरजेंसी पड़ा हो। जो बात मुझे अभी कहना चाहता है वो 2 दिन बाद कह लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसी क्या आग लगी पड़ी है? क्योंकि ये चीज आपको रोकती है। बच्चा आपका रोज देखता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे बोलते हो, आप आपस में कैसे बिहेव करते हो, आप उस बच्चे को कितना सीरियसली लेते हो, वो रोज देखता है। क्योंकि वो आपसे बात करना चाहेगा, आपका जवाब बताएगा कि वो आपसे भविष्य में कैसे बात करेगा। भाई मान लीजिए मम्मा फोन पे लगी हुई है, बच्चा आ गया अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए, बच्चा आ गया कुछ भी कहने के लिए, तो और मम्मा ने कह दिया रुक 2 मिनट, वो पूछ रहा है मेरे साथ होमवर्क, रुक 2 मिनट, मम्मा मेरा होमवर्क बता दो ना मुझे, तो चुप रहने 2 मिनट, देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और बात क्या हो रही है, वो जब बच्चा चला जाता है तो फिर उसको बोलती है अच्छा और सुना, और सुना ही चल रहा है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे से इंपॉर्टेंट होता है? अब जब वो मां उस बच्चे को ये कहती है ना कि आजा चीनू रोटी खा ले, और वो टीवी में लगा हुआ है ऐसे, तो वैसे ही कहता है मम्मा 2 मिनट आ रहा हूं। बिल्कुल यही एक्शन होता है उस बच्चे का। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जिस फॉर्म में उसकी मां उसको रिप्लाई करती है, उसी फॉर्म में वो रिप्लाई करना सीखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक काम कर रहा हूं तो जवाब ऐसे ही देना होता है कि रुक 2 मिनट। वो बिल्कुल डिट्टो सीखता है, आपको नहीं मालूम है ये बात, और उसको रोज समझ में आता है कि मेरी मां के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे बाप के लिए जरूरी क्या है। और हम लोग कभी नहीं ऑब्जर्व कर पाते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने देखा नहीं आज तक एक भी मां बाप को यह बात कहते हुए कि क्या फर्क पड़ता है। हर किसी को इतना फर्क पड़ता है, इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना फर्क पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब देख करके घिन आती है कि ऐसे आदमी को औलाद पैदा करने की अक्ल भी नहीं है, और इसने पैदा कर दी और इसको मालूम भी नहीं है कि ये क्या कह रहा है अपनी औलाद को। क्योंकि फिर आपको फिर क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर नोबडी। उनके माँ बाप है, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, फिर हम तो बता ही सकते हैं भाई भाई ये करना है। ये लिटरल सिचुएशन है। आप एक बात बताइए, पापा और बच्चा बेड पे बैठ करके कैरम खेल रहे हैं, मां दूध का कप लेकर के आती है और बाप को पकड़ा जाती है कि जाओ पियो। बाप उसको पकड़ा देता है बच्चे को, और बच्चे से वो छूट जाता है और वो दूध गिर जाता है, कैरम के ऊपर भी और बेड के ऊपर भी। What will be the next reaction of the mother? मदर से जानना चाहूंगा आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ जी, धुलाई होगी पापा की कि बच्चे की? बच्चे की। आपका क्या रिएक्शन होगा जी? पापा को डांटेंगे कि आपने देख नहीं सकते थे। आपका क्या रिएक्शन होगा जी? हाँ जी, डांटेंगे कि पहले दूध पी ले, ध्यान इधर नहीं रखता और फिर गिरा दिया, मेरा काम बढ़ा दिया, यहाँ पे अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी, उठो साइड में हो जाओ, इधर ये पकड़ाओ मुझे। और फिर उनको उठा करके फिर वो गद्दा लेके जाया जाएगा, फिर उस पर पानी मारा जाएगा, फिर उसको धूप में सुखाया जाएगा। ये प्रोसेस होगी, और ये सारा काम करते हुए वो रोती रहेगी, मतलब ये कर देगी मेरा काम बढ़ा देते हैं, तुमको मदद करनी तो भाड़ में जाए, उल्टा और बढ़ा दिया हमारा काम है।
कि दूध को टाइम पर क्यों नहीं पिलाया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं नहीं चाहूंगा ऐसा किसी के बच्चे के साथ हो, पर मान लीजिए हमारा बच्चा अस्पताल में पड़ा है और हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। जितना उधार दे सकता था कोई हमको दे चुका है, अब कोई उधार नहीं दे रहा, जितना लोन था वो दे चुके हैं, सब उसके इलाज पर लग गया है। अब डॉक्टर ये कहता है कि और 5 लाख रुपए आ जाएंगे तो इसकी जिंदगी बच सकती है, तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, मकान बेच देंगे, गहने बेच देंगे। वो बेचने के बाद भी पैसे कम पड़ गए, वो कहते हैं और चाहिए, तब क्या करेंगे आप? मेरे सामने एक माँ बाप आए जिसमें बाप ने बोला मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, एक किडनी से गुजारा हो सकता है। मां ने बोला कि मैं भी बेच दूंगी अपने बच्चे के लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूं। उसके बाद भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो बाप बोलता है मैं अपनी एक आंख भी बेच सकता हूं, मैं एक आंख से गुजारा कर लूंगा, मेरा बच्चा बचना चाहिए। मां भी कहती है मैं बेच दूंगी। बाप कह रहा है अब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मतलब मैं अपना शरीर, अपना जमीर, अपना सब गिरवी रख दूंगा अगर मेरा बच्चा बचता हो। कर दोगे आप लोग भी? आप कर दोगे? मां भी कहती है मैं भी बेच दूंगी। तो बाप पूछता है धंधा कर लेगी इसके लिए, अगर तुझे पैसा कमा कमा के रोज देना पड़े इसकी जान बचाने के लिए? तो मां उसके लिए भी हां कर देती है। तब वो बाप उससे पूछता है फिर ये 150 रुपए की चद्दर पे क्यों रो रही थी? अगर अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो उससे कोई चीज टूट जाए तो आपको गुस्सा क्यों आता है? आपको नहीं पता कि उस आपके बोलने से उस बच्चे को मैसेज क्या जाता है कि मेरे माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। ये नहीं पूछा गिरा कैसे, ये नहीं सोचा गलती किसकी थी, ये नहीं पूछा और सुनाना शुरू कर दिया। और बाप भी सुन रहा है और माँ भी सुन रही है, और बच्चा सुन के ये सोच रहा है कि मेरी माँ के लिए चादर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी माँ के लिए ये गिलास टूट गया तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कप टूट गया, ये चाय खिंड गई, ये नमकीन गिर गई, ये बिस्किट गिर गए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको मैसेज यही जाता है, मैं आपको बताता हूँ। हम कभी नहीं सोचते कि बच्चा क्या सोचता है, कभी भी नहीं सोचते। और ऐसे मुझे अब मेरे बच्चे ने बहुत बार अक्ल दी मुझे कि ये सिचुएशन अगर मेरे बच्चे के साथ होती है तो मैं क्या करूंगा। मैं बैठा हूं, आकर के मैंने घर से आके लैपटॉप पे काम करना शुरू किया है। बच्चा स्कूल से आया है, बैग उतारा, फेंका बैग अपने सोफे पे और फटाक से मेरे पास आ गया। मेरे सामने मेज के ऊपर सेब की एक बास्केट वो रखी है बास्केट, और वो फटाक से एक सेब उठाता है और काट देता है और काट के वापस रख देता है। अब उसकी माँ उसके लिए वो किचन में दूध गर्म करके रखी है और वो उसके दरवाजे पर खड़ी है, किचन के दरवाजे पर, वो भी उसे देख रही है। उसने रख दिया वापस वो सेब, फिर उसने दूसरा उठाया और उसको चखा और उसको भी रख दिया। अब वो चलने लगती है इतनी सी देर में। क्यों चली होगी? क्यों चली होगी? किस लिए चली होगी? वो क्या सोच के चली होगी बताना? कि तीसरा ना उठाए, या तो उसको समझा दे कि बेटा जो खाना है खा ले, मैं तेरे लिए काट देती हूं, या वो उसकी बास्केट को उठा के ऊपर फ्रिज पे रख दूंगी। उसने बाद में बताया, मैंने पूछा कि तुम क्यों चलने लगी थी, तो उसने बोला मैं सोच रही थी इसको बास्केट को उठा के और फ्रिज पे रख देती हूँ। जब वो चलने लगी तो मैंने ऐसे इशारा कर दिया, रहने दे खाने दे, और मेरी तरफ ऐसे इशारा कर दिया, खराब कर रहा है ये, सारी की सारी खराब कर देगा। ठीक है, वो तीसरी भी उठाता है और उसको भी चक मार के वापस रख देता है। इतनी देर में तो उसका गुस्सा ऐसे हो जाता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये सारी सेब खराब कर देगा। लेकिन वो उसको भी रख देता है, मैं उसे फिर रोके रखता हूं और वो गुस्सा कर रही है और मैं उसको रुक जा, अभी देखने तो दे करता क्या है। और वो चौथी सेब उठाता है और चक करके कहता है पापा जी ये मिठी है, ये खा लो।
मैं लिटरली रो रहा था कि हम इतने बड़े गधे हैं कि वो तो क्या सोच रहा है कि मैं अपने पापा को मीठी सेब खिलाऊंगा, और हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमें चिंता सिर्फ सेब की हो रखी है कि ये खराब करेगा 2 सेब। अगर अपने बच्चे की जिंदगी में उसने कितनी चीजों को खराब किया अगर कैलकुलेट करोगे ना, 2 लैपटॉप तोड़ दिए, 2 मोबाइल तोड़ दिए, 20 चद्दर खराब कर दी, 20 गिलास फोड़ दिए, 20 कप तोड़ दिए, 50, इतने तो टूटते भी नहीं किसी बच्चे से। कैलकुलेट करके देखो टोटल कितने रुपए बनते हैं। इतने रुपए तो अपने बच्चे पे मार के ऐसे फेंक दो। लेकिन उस बच्चे को हर बार अगर नहीं, हाथ नहीं लगाना, छेड़ना नहीं, टूट जाएगा, जैसे उस बच्चे के बस का कुछ नहीं है, जैसे उसको मतलब उसके ऊपर आपको यकीन ही नहीं है। जब आप उसको हर चीज के लिए टोकते हो ना, उसको सेंस जाता है कि मेरी अक्ल ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, यही सिखाएंगे मुझे सब कुछ, और फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम एक्चुअली क्या मैसेज देते हैं, बच्चा हमको क्या बताना चाहता है, जब तक आप बिल्कुल चारों तरफ से नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस कुर्सी को जब मैं आगे से देखूंगा तो कुर्सी नजर आएगी, अगर मैं पीछे से देख रहा हूं तो सिर्फ एक ये बेस नजर आ रहा है। इधर से देखने से अलग नजर आ रही है, इधर से देखने से अलग। किसी भी चीज को अगर पूरा देखना है ना तो 360 डिग्री देखना पड़ेगा, नहीं तो हम एज अ पेरेंट फेलियर हैं बहुत बड़े। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को हमारा बच्चा हर कदम सिखाएगा, अगर हम सीखने के लिए तैयार हो तो। कंडीशन यही है, हम तैयार होने चाहिए कि अब क्या करें, अब क्या करना है। क्या हम अपने आप को इतना विजडम डेवलप कर पाए, क्या हम अपने आप को इतना कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो शुरू भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम तैयार हैं तो फिर सीखने के लिए बहुत कुछ है। रोज नई बात बच्चे से सीखेंगे, रोज नई बात अपने बच्चे से, रोज पड़ोसी के बच्चे से, रोज अपने पड़ोसी की बातों से, रोज मेरी बातों से, रोज अपनी बातों से, और अपने भाई की, अपने बहन की, अपने रिश्तेदारों की बातों से सीखेंगे। ये सीखने की प्रक्रिया शुरू हो तो खत्म नहीं होगी, इसका मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कम से कम शुरू तो हो, ये हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में हम दिन रात लगे हुए हैं, और दिन में भी लगे हुए हैं, रात में भी लगे हैं, 24 घंटे लगे हैं। इससे कंटिन्यू हम तब करेंगे जब लंच खा लेंगे। अभी 30 मिनट का आपका लंच का ब्रेक है, आप लंच के बाद आएंगे, और अगर क्वेश्चन आंसर्स लिख लेंगे, क्वेश्चंस लिख लेंगे तो आप कोई सवाल होगा